In today's lecture, we are going to talk about dimensional analysis. आपने अपने सेकेंड ईयर के जो फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स था उसके अंदर में भी यूनिट 1 में डायमेंशनल एनालिसिस, बकिंग अप बाय मेथड, सिमिलिट्यूड, सिमिलैरिटी, ये कुछ चीज़ें आपने पढ़ी थी और वहाँ पे भी हमने बात की थी कि डायमेंशनल एनालिसिस के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या ज़रूरत होती है, क्या बेनिफिट उससे हम ले सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस डिज़ाइन में, एक्सपेरिमेंटेशन में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, थोड़ा सा उसको बात करने के बाद में फिर फ्लूइड मशीनरी में हम किस तरीके से इस कंसेप्ट से फ़ायदा ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। इन सॉलिड मैकेनिक्स most engineering applications are well within the elastic range of stresses and strain। क्या मतलब है कि अगर हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व निकालते हैं तो लीनियर एक हमारे पास में वेरिएशन आता है जिसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को जिस तरीके से करके डिफाइन कर सकते हैं, इस टाइप के लीनियर रिलेशनशिप्स को। सो द रिजल्टिंग इक्वेशंस आर देयरफॉर लीनियर। इजी है, आपके पास में अगर लाइन की इक्वेशन है, आपको यहाँ पे मालूम है कि क्या रिलेशन है, तो आगे फर्दर क्या रिलेशन हो सकता है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, मोस्ट प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फ्लूइड फ्लो एंड हीट ट्रांसफर आर यूजुअली अनस्टेडी, यानी टाइम के साथ वेरिएशन आता है, टर्बुलेंट एंड थ्री डायमेंशनल। These problems are difficult to formulate and solve mathematically। यहाँ पे अक्सर प्रॉब्लम्स में इतना आसान नहीं होता। इवन जो इक्वेशन है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, जो आपने अपने पिछले फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स में पढ़ा होगा, देखा होगा कि किस तरीके से नॉन लीनियर सॉल्यूशंस आते हैं और नॉन लीनियरिटी और किन किन टर्म्स की वजह से उस इक्वेशन के अंदर में आ जाती है। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम आप देखते हैं तो वहाँ अनस्टेडी होना, टर्बुलेंट होना, थ्री डायमेंशनल होना फ्लूइड फ्लो में ये ज़्यादातर मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ डिफिकल्ट to even formulate or solve these problems mathematically. Hence, experimentation and some sort of empiricism are necessary। यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके फिर कुछ इंपेरिकल रिलेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपनी लैब में भी देखा होगा कि आपसे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, फ्लो रेट वर्सेस लेट्स से पावर है, और फिर कुछ आप कर्व बना रहे होते हैं, ठीक, और फिर कर्व फिटिंग को यूज करके कुछ एम्पेरिकल रिलेशन दे रहे होते हैं। ड्यू टू लार्ज साइजेस इन्वॉल्व्ड इन टर्बो मशीनरी, इट इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट फुल स्केल टेस्ट। अब आपको लेट से कोई पेल्टन टरबाइन बनाना है या लेट से कोई फ्रांसिस टरबाइन बनाना है। अब उसको बनाने के लिए, उसके डिजाइन के लिए साइजेस जो इन्वॉल्व हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप उनको अपनी लैब में आके या किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट्स उस पर कर करके देखें। इट इज़ अ बिट चैलेंजिंग। Therefore, using the concept of similitude, performance of prototype can be predicted by testing the model। तो क्या किया जा सकता है डायमेंशनल एनालिसिस का एक फ़ायदा कि साहब आप मॉडल के ऊपर में काम कीजिए और फिर सिमिलिट्यूड का कंसेप्ट यूज करके प्रोटोटाइप की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कीजिए। दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी डन, ओके, दैट यू आर ट्राइंग टू find or trying to predict the performance of a prototype by testing on the model. Now, for this you need to use the concept of similitude. Now let us see what are the different types of similitudes. Three types of similitude are used: geometric, kinematic and dynamic. Geometric similarity: ratio of all linear dimensions of model and prototype are same, they have similar shapes। क्या मतलब हुआ, जैसे एक कार का मॉडल है और एक रियल कार है, लेट्स से आपकी Hyundai की बात करते हैं, लेट्स से टेक एनी कार, लेट्स से सेंट्रो, और एक उसका आपने मॉडल बनाया 1:20, तो दिखने में बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही शेप है, डायमेंशंस भी रेशियोज होंगे, लीनियर डायमेंशंस के रेशियोज होंगे। कार का डायमीटर जो मॉडल में है और प्रोटोटाइप कोई रेशियो होगा, डोर की लेंथ
या उसकी हाइट कोई रेशियो होगा. सो दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी. और यही रेशियो होता है जिसको यूज करके आप ड्राइंग्स भी अपनी आपने बनाई होंगी, ज्योमेट्रिक. Next is kinematic. Kinematic variables such as blade velocity, relative velocities, flow speed, etc. should be in same proportion. The velocity triangle for model and prototype are to be similar. क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो डिफरेंट वेलोसिटीज आपको अवेलेबल हैं फ्लूइड मशीनरी के केस में, अभी हमने पहले लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में बात भी की है. तो मॉडल और प्रोटोटाइप में दे शुड बी इन सम प्रोपोर्शन, कोई रेशियो होना चाहिए. और अगर आप वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएं तो वो सिमिलर होना चाहिए. ठीक है, समथिंग लाइक दिस कि मॉडल और प्रोटोटाइप का सिमिलर वेलोसिटी ट्रायंगल्स होंगे. A third type of similarity is dynamic similarity, where ratio of all forces on model and prototype are same, and this is ensured by all relevant dimensionless numbers involving dynamic quantities are same for model and prototype. क्या मतलब हुआ? जैसे रेनॉल्ड्स नंबर है और लेट्स से हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व है, नस्सेल्ट नंबर है, और भी डिफरेंट कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ पे मैक नंबर है, एंड देयर आर मेनी अदर non-dimensional numbers. Heat transfer ही है तो Richardson number है. तो just to see that these non-dimensional numbers are same for model and prototype. Non-dimensional numbers same होने चाहिए. यहाँ पे रेशियो नहीं कह रहे हैं कि दोनों में एक फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, बल्कि सेम होने चाहिए. तो ये तीन अगर सिमिलैरिटीज आपने इंश्योर की हैं, ज्योमेट्रिक, किनेमेटिक एंड डायनामिक, then you can say that we are doing all the testing on the model, but through this we can predict the performance of prototype. Now, after going through this, let's enumerate the benefits of dimensional analysis. The first benefit is, it is a formal procedure of grouping variables into a smaller number of dimensionless groups. Number of these groups is smaller than the variables and thus the amount of experiment is reduced. क्या मतलब हुआ कि लेट्स से आपके पास में 4 वेरिएबल हैं A, B, C, D. अगर आप इनके एक्सपेरिमेंट्स बनाना चाहें तो 4 into 3 into 2 into 1 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे. कितने आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे कंप्लीटली एक का रिलेशन दूसरे पे है वो देखने के लिए. अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद लेते हैं, लेट्स से हम बकिंघम पाई मेथड को यूज करके और पाई ग्रुप्स बना लेते हैं, तो इट्स पॉसिबिलिटी कि आपके पास में फाइनली इससे रिड्यूस होके 2 पाई ग्रुप्स आ जाए और फिर उन दो ही के बीच में आपको रिलेशनशिप देखना है. इससे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट्स भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे. सो दिस इज वन बेनिफिट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड वन. It provides a convenient method to organize important variables and thus provide better insight into underlying physics of the problem. ये डायमेंशनलेस वेरिएबल्स अपने अंदर में इस तरीके, डायमेंशनलेस पैरामीटर्स अपने अंदर में इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कि इनसे आप कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशंस भी ले सकते हैं. जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर से आप इनर्शिया फोर्स वर्सेस विस्कस फोर्स किस तरीके से बिहेव कर रही है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसके बारे में मालूम कर सकते हैं. इसी तरीके से अलग अलग रेनॉल्ड्स अलग अलग नॉन डायमेंशनल नंबर्स हैं. आपने अपने थर्ड ईयर जो पिछले सेमेस्टर का कोर्स था फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें काफ़ी हद तक देखा होगा कि आपकी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन अगर नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिखी जाए तो बेस्ड ऑन द नॉन डायमेंशनल नंबर्स काफ़ी हद तक आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. So these are the benefits of dimensional analysis. Now coming back to our case, for the fluid machinery case, hydraulic machines, यहाँ पे ज़रा से dimensional analysis और बकिंघम पाई मेथड यूज करके देखते हैं कि हमको कौन से पाई ग्रुप्स यहाँ मिल सकते हैं. So first of all, let us look at the variables which are involved in hydraulic machine. Flow rate, generally denoted by Q, and here are the dimensions: L to the power 3, T to the power -1. Second variable is a specific energy E, which is analogous to head, and it is mostly written as GH, okay, which is nothing but potential energy per unit mass, and the units are
L square T minus 2. Third variable is power, denoted by P ml square T minus 3. Fourth is rotational speed, and dimension R T minus 1 is T minus 1. Fifth one is size, denoted by diameter, D most of the time, but can be something different. But whatever size is, the dimension would be M. Density of the fluid, denoted by rho, ml minus 3, viscosity, mu, ml minus 1, T minus 1. Now, as per the Buckingham's pi theorem, the maximum number of pi groups which we can get would be 7, total number of variables minus the repeating variable. In this case, we can take rho, v, d as our repeating variable. So we would get 4 pi groups. Now, after going through the whole analysis using Buckingham pi theorem, by the way, this would be your assignment. So I would put this assignment that using the 7 variables of hydraulic machines and employing Buckingham pi theorem, find the relevant pi groups which are given here. Okay, so this would be assignment कि आपको ये 7 वेरिएबल जो लिखे हुए हैं इनको यूज करना है, इन पे बकिंघम पाई थ्योरम लगानी है, और 4 जो आपको ये जो भी आपको रेलेवेंट पाई ग्रुप्स मिलते हैं डायमेंशनलेस ग्रुप्स, उनको देखना है. पॉसिबल है वो इसी शेप में हो जैसे हमको दिखाई दे रहा है, यानी पाई 1 आपके पास में q डिवाइडेड बाई nd3 और पाई 2 e डिवाइडेड बाई n स्क्वायर d स्क्वायर है, या तो ये होगा या इससे कुछ डिफरेंट भी हो सकता है. इट्स अ पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन आपने रिपीटिंग वेरिएबल्स क्या चूज किए. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द मेजर पार्ट इज दैट यू नीड टू डू द कंप्लीट एनालिसिस. So this would be an assignment problem. This is your first assignment, and I will put it on Google Classroom. So pi 1 we get as q divided by nd3, which can be denoted as through phi, and this is known as capacity or flow coefficient. Pi 2 is e divided by n square d square. Pi 3 is p divided by rho n cube d5, which is known also as power coefficient, and pi 4 is mu by rho n d square. Now, pi 4 is reciprocal of Reynolds number, and it represents importance of viscous effect and fluid. Pi 2 is called the head coefficient, replacing E by GH. We already talked, we can replace E by GH, which is dimensional equivalent of E. We can write pi 2 in another form, GH divided by n square d square, represented by psi. So the total specific energy available to the fluid is equivalent to GH, therefore E is replaced in pi 2. The head and power coefficient can be combined by eliminating diameter d from them. Now, combining Cp and psi, we combine them in such a way that we get this parameter specific speed, ns dash, which is nothing but Cp to the power 1 by 2 divided by psi to the power 5 by 4, and we would get this particular form, n square root p divided by square root of rho gh to the power 5 by 4. अब ये स्पेसिफिक स्पीड क्या चीज है और ये पर्टिकुलर फॉर्मेट कहाँ से आया, कैसे पता चला? There is lots of empirical relation which went into it, and there are reasonings behind it. कैसे आया? Definitely you can find it out. ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, but at this time it is not of much significance. Significant बात क्या है कि स्पेसिफिक स्पीड कोई चीज होती है जो एक्सप्रेशन 1 में दे रखी है, और ये स्पेसिफिक स्पीड क्या करती है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है. इट्स अ रीडिंग असाइनमेंट. ये आपकी दक्षिणामूर्ति की जो बुक है, यू नीड टू गो इनटू दैट बुक एंड रीड इट कि स्पेसिफिक स्पीड की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या डिपिक्ट करती है. एक और वर्जन है स्पेसिफिक स्पीड का, अगेन मैथमेटिकल थोड़े से यहाँ पे हम लिबर्टीज लेके ns को लिख सकते हैं 5 to the power 1 by 2 divided by psi to the power 3 by 4, and this would come out to be n square root of q divided by gh to the power 3 by 4. ये ns dash और ns ये स्पेसिफिक स्पीड कहलाती हैं टरबाइन और पंप की. टरबाइन और पंप की
एक एक्सप्रेशन 1 में टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड है और एक्सप्रेशन 2 के अंदर में पंप की स्पेसिफिक स्पीड है दोनों स्पेसिफिक स्पीड। इस फॉर्म में उनको क्यों लिखा है? This is done so that in case of turbine, power appears and in case of pump, flow Q appears. क्योंकि टर्बाइन के केस में you are more interested in power and in terms of in the case of pump you are more interested in flow rate. That's why the specific speed are written in this format. और दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं ns डैश और ns, क्योंकि हमको मालूम है P बराबर होता है रो जी क्यू एच। आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी ये देखा होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से that they are equivalent. And by the way, H here is net head. Net head is gross head minus the losses. So this is the net head. अब जरा सा बात करते हैं, देखते हैं ये स्पेसिफिक स्पीड कहाँ यूज होती है, किस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक स्पीड फॉर टर्बाइन एंड पंप, इट इज यूज्ड इन साइजिंग हाइड्रोलिक मशीन्स। क्या मतलब हुआ? For turbines and pumps handling large discharges at low heads, specific speed would be high. वो टर्बाइन एंड पंप जो कि लार्ज डिस्चार्ज यानी Q को डील कर रहे हैं लो हेड यानी लो H के ऊपर में, वहां पे स्पेसिफिक स्पीड हाई होगी। लार्ज डिस्चार्ज, लो हेड, स्पेसिफिक स्पीड would be high and vice versa. Vice versa क्या होगा? High head, low discharge, specific speed would be low. For high specific speed, a large flow area is required to accommodate the high flow rate. Therefore, an axial flow machine would best accomplish this. क्या पता चला? अगर आपने अपनी कैलकुलेशंस की स्टार्टिंग में और आपको हाई स्पेसिफिक स्पीड मिल रही है, तो जो टरबाइन इस पर्टिकुलर केस में सही रहेगा, ये जो मशीन इस केस में अच्छी रहेगी, वो एक्सियल फ्लो टाइप मशीन होगी। सिंस फॉर सच मशीन्स द फ्लो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। एंड फॉर लो स्पेसिफिक स्पीड मशीन्स, सेंट्रीफ्यूगल और रेडियल फ्लो टाइप मशीन्स आर सूटेबल। अगर लो स्पेसिफिक स्पीड है तो वहां रेडियल मशीन्स, सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स यूज की जाएंगी। Now as the specific speed increases, the shape of impeller changes from purely centrifugal to mixed to purely axial. जैसे जैसे स्पेसिफिक स्पीड बढ़ती जाएगी, जो आपका इम्पेलर है उसका शेप सेंट्रीफ्यूगल से एक्सियल की तरफ जाता जाएगा। ठीक, अगर आप यहां पे देखें इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर में y एक्सिस पे एफिशिएंसी दिखाई है, स्पेसिफिक स्पीड x एक्सिस पे है। तो जिस वक्त में लो स्पेसिफिक स्पीड है, तो you can see it is radial, the flow is radial. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फ्लो कुछ रेडियल भी है, कुछ एक्सियल भी है, और स्पेसिफिक स्पीड और ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो रेडियल का कंपोनेंट आपका कम होता जा रहा है और साथ ही साथ में एक्सियल का कंपोनेंट बढ़ता चला जा रहा है। फाइनली यू हैव कंप्लीटली एक्सियल फ्लो। Now, the numerical value of a specific speed gives a useful guideline to the type of hydraulic machine to be used. स्टार्टिंग में ही आपने स्पेसिफिक स्पीड निकाल ली, तो अब ये पता चल जाएगा कि आपके सिनेरियो में किस तरीके की हाइड्रोलिक मशीन यूज की जानी चाहिए। Now, although ns dash and ns यानी कि टरबाइन की और पंप की स्पेसिफिक स्पीड they are dimensionless, removing rho and g from them as they are constant, we get a different type, a different flavor to specific speed. ठीक है, और यहां पे हमको इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मिलता है, ठीक, ns ns dash के बीच में, and this is something which maybe can be of importance. Now let's talk about something different known as specific diameter. Okay, now let's see what it is and how it is helpful. Dimensionless specific speed was obtained by eliminating d from head and flow coefficient. Similarly,
If we eliminate n, we can get a specific diameter ds, which would be psi to the power 1 by 4 divided by phi to the power half, and finally you would get something as dh to the power 1 by 4 by square root of q. SI unit में if ds is 1, then small ds would be 0.565. Cordier, in 1950s, he performed experiments and found relationship between ns and ds, यानी कि specific speed और specific diameter के बीच में Cordier ने experiments किए थे और एक relationship निकाला जिसको Cordier curve कहा जाता है. ये Cordier curve यहाँ पे आपके सामने में है. x axis पे आपके पास में specific diameter है और y axis पे specific speed है, और ये एक्सपेरिमेंट्स करके इन्होंने निकाला था फॉर टर्बाइंस एंड फॉर पंप्स, एंड देन ही पुट दिस कॉर्डियर कर्व ऑन टॉप ऑफ इट, कॉर्डियर लाइन जो है. तो कॉर्डियर फॉर्मूला आर कर्व फिट्स विद डिसेंट एक्यूरेसी. क्या रिलेशनशिप दे रहा है? एनएस और डीएस के बीच में रिलेशनशिप दे रहा है कि हाउ एनएस एंड डीएस वुड बी. A Cordier diagram is useful in designing. Given the value of h and q, अगर हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लो रेट मालूम है, हाइट मालूम है, यानी कि लेट्स से एक डैम बनाया जा रहा है और वाटर किस हेड पे रखा जाएगा मालूम है, कितना फ्लो रेट होगा उस डैम के थ्रू अलग अलग चैनल से हमको ये भी मालूम है. तो ये हमें अगर अपनी रिक्वायरमेंट मालूम है, देन ns कैन बी कैलकुलेटेड. ns निकाल दी जाएगी. नेक्स्ट वुड बी, since the range of rotational speeds is generally known, ये जो n की वैल्यू है रोटेशनल स्पीड है ये हमें मालूम है. एक जनरल हमें क्राइटेरिया मालूम है कि फ्यू 100 आरपीएम होते हैं टर्बाइंस के लिए और फ्यू 1000 आरपीएम होते हैं पंप्स के लिए. तो अगर हमको ns क्लियरली स्पेसिफिक स्पीड पता चल जाती है तो एक अप्रोक्सीमेट डायमीटर एस्टिमेट किया जा सकता है यूजिंग कॉर्डियर डायग्राम, एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ कॉर्डियर डायग्राम. डिजाइनिंग में ये काम. Okay, so that's it for dimensional analysis.